न्यूज़ क्लिक द्वारा भारत में किए जा रहे दुष्प्रचार और उसके विदेशी संबंधों को मैं देखता हूं जब कांग्रेस ने पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना के साथ में समझौता किया था और उस दिन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद से भारत के अंदरूनी मामलों में चाइना की गतिविधियां बढ़ी हैं। हम लोगों ने बार बार देखा है कि चाहे देश के किसी भी संकट के समय चाइना जिस तरह से एक्टिव होकर के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, यह तभी से शुरू हुआ है। और उसके पहले भी देखें तो जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके एक जो स्वप्निल संसार गढ़ा, जिसके कारण भारत को इतना बड़ा दंश झेलना पड़ा कि आज तक 1962 के अंदर हुई हार को हम भूल नहीं पाए हैं। तो उन्हीं सारी घटनाओं से जुड़े हुए विषय से हम न्यूज़ क्लिक की घटना को अलग नहीं कर सकते। चाइना विभिन्न तरह से फंडिंग कर रहा है और हमारी मीडिया को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उसमें न्यूज़ क्लिक की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है, भ्रष्टाचार युक्त है। और जिस तरह उन्होंने सुदर्शन चैनल के पत्रकारों के साथ आज दुर्व्यवहार किया है, उनको दबाने की कोशिश की है, उनके ऊपर आक्रमण किया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और बर्दाश्त नहीं किए जाने का मतलब यह है कि तुरंत प्रभाव से एक बार न्यूज़ क्लिक के सभी संस्थानों को सील करके उनके कार्यक्रमों को रोका जाना चाहिए। न्यूज़ क्लिक द्वारा भारत में किए जा रहे दुष्प्रचार और उसके विदेशी संबंधों को मैं देखता हूं जब कांग्रेस ने पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना के साथ में समझौता किया था और उस दिन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद से भारत के अंदरूनी मामलों में चाइना की गतिविधियां बढ़ी हैं। हम लोगों ने बार बार बड़ी पर्सनैलिटी से भी प्रतिक्रिया आ रही है। मीडिया का एक क्षेत्र, एक जगत है, मीडिया के लोग हैं जो जानते हैं कि सुदर्शन जैसी पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, कितनी चुनौतियां है। लेकिन आज इन सारे लाल बावटा जो लेकर घूमते हैं वामपंथी, सारे आज जंतर मंतर पर थे। आज अभिसार शर्मा के लिए, आज न्यूज़ क्लिक के लिए, आज वामपंथियों के लिए बुरा दिन था, क्योंकि उनके आइडियल, उनके लिए आवाज उठाने वाले जेल के अंदर है, बाकी जेल के अंदर जाने वाले हैं। उनको बचाने के लिए हो रहे इस प्रदर्शन को हमारे टीम में जाकर उद्ध्वस्त कर दिया। मुकेश कुमार जी से जरा समझते हैं। मुकेश जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, इतने चैनलों में इतने वर्षों से काम किया है, लेकिन इस प्रकार की गंदी हरकत आपने कभी देखी क्या? बिल्कुल नहीं, ये पहली बार मैं एक्सपीरियंस किया हूं अपने 25 साल की पत्रकारिता। मैंने पहली बार देखा है कि इस तरीके से गंदी पत्रकारिता की जा रही है। और एक जो संवाददाता जो है, संवाददाता को पहले वो लोग, खासतौर पे वामपंथी मीडिया जब उनकी सरकार थी, अगर कांग्रेस की सरकार की बात करें, तो वो लोग पत्रकारिता के बारे में जो एक ऑरा लेकर के चलते थे, वो ऑरा यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखा। वो केवल अपने पत्रकारों के लिए उस तरीके की बातें करते हैं। जो उनकी तरीके से बात नहीं करता है, जो उनकी विचारधारा की बात नहीं करता है, वो उसको पसंद नहीं करते हैं। और खासतौर पे आज की जो घटना है, आज की घटना में ये साफ दिखा कि किस तरीके से वो दूसरे से वैमनस्य रखते हैं और अपना जो ये वैमनस्य है वो अपने हर एक स्तर पे उन्होंने दिखाया। आज केवल क्या किया जा रहा था, आज इस पूरे इंसिडेंट में अगर आप देखेंगे तो केवल सवाल पूछा जा रहा था, वही सवाल जिन सवालों को लेकर के सरकार, दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने छापेमारी की है। और ये सवाल उठाया कौन है? ये सवाल न्यूयॉर्क टाइम्स ने उठाया है। ये सवाल कोई भारत के मीडिया ने नहीं उठाया, भारत की सरकार ने नहीं उठाया। ये सवाल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये खबर छापी थी और उसमें जो पूरा हवाला दिया था, उस हवाले को खबर छपने के करीब 2 महीने के बाद जो दिल्ली पुलिस है, जो स्पेशल सेल है, उन्होंने उन सारी कड़ियों को जोड़ा और जोड़ने के बाद से एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे आए। और निष्कर्ष को पॉइंट, हर एक पॉइंट को कहते हैं ना कि जितने भी डॉट्स थे, उन सारे डॉट्स को इन्होंने जोड़ा। उस डॉट्स को जोड़ने के बाद इन्होंने
छापे की कार्रवाई की करीब 45 दिन तक, जहां तक मुझे जो सोर्सेज है वो जो मुझे बताया, जो दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल में जो मेरे हाईली प्लेस्ड जो सोर्स है उन्होंने बताया कि जब ये बात आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसके बाद से दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने खास तौर पे एक होमवर्क किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिन तथ्यों के आधार पे ये आरोप लगाया है वो आरोप कितना सच है। और खासतौर पे जो रिएक्शंस हुए हैं, रिएक्शंस का भी जो है उन लोगों ने पहले से रेकी करी थी कि अगर न्यूज क्लिक के दफ्तर पे करीब 30 से ज्यादा पत्रकारों के नाम आ रहे थे, उन पर अगर छापेमारी की जाती है, उनके ठिकानों पर अगर छापेमारी की जाती है तो उनका रिएक्शन किस तरीके से होगा, इसका भी एक जो है वो प्रैक्टिस जो है मीडिया सेल ने किया था। और उन सारे डाउट्स को करने के बाद जब उनको लगा कि नहीं, जो सबूत न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा दिए जा रहे हैं वो पुख्ता हैं, और एक के बाद एक सारे डॉट्स जब मिल गए और जब पता चला कि ये चाइना से फंडिंग हुई है, देश के खिलाफ प्रचार करने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो है फंडिंग हुई है, और खासतौर पे जब चाइना और भारत के बॉर्डर पे जिस तरीके से चाइनीज सेना चाह रही थी कि भारत के खिलाफ हम बिल्कुल बिल्कुल, तब ये हिंदुस्तान के साथ खड़े होने के बजाय ये हिंदुस्तान को प्रश्न पूछ रहे थे। मतलब जब चीन को प्रश्न पूछना चाहिए तो प्रश्न पूछा जा रहा था हिंदुस्तान को, जब प्रश्न पूछना चाहिए वामपंथियों को चीन से पैसा क्यों लिया, तब प्रश्न पूछा जा रहा है सुदर्शन को। सारे माइक आईडी सुदर्शन के रिपोर्टर की तरफ है। ऐसा आप केवल सुदर्शन के बारे में ही देखते हैं, यह पहली बार नहीं है। हमारे रिपोर्टर ऐसा घुसते हैं और घुसकर मारते हैं। हम क्यों मोदी को बचाने जाएंगे, हम वहां पर बचाने गए थे चीन से हिंदुस्तान को। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है। इंफॉर्मेशन के वॉरफेयर में जो मीडिया वाला होता है, माइक आईडी वाला होता है, कैमरामैन होता है, वो बंदूकधारी से कम नहीं होता। ये सारे जो पकड़े गए हैं, जो जेल में डाले हैं, जो जेल में डालने बाकी है, अभिसार शर्मा जैसे लोग, तोप से ज्यादा काम इन्होंने हिंदुस्तान के विरुद्ध किया है। और इसलिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना का युद्ध है, और इस युद्ध में सुदर्शन का सैनिक हिंदुस्तान की तरफ से खड़ा है। यही हमारे टीम का काम है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, इनके जो चैनल है सब बंद कर देने चाहिए। एक गिरदार लोग हैं, पहले भी हिंदुस्तान का इनको भट्ठा गोल किया, और 65 की लड़ाई में भी ऐसे हिंदी चीनी भाई भाई करके इन्होंने बेड़ा गोल किया। इनका बंद कर देने। आपका बहुत परोपकार है हिंदुस्तान के लिए, आप भी एक योद्धा हैं, शिवाजी मराठा की तरह है। हाँ, हम समर्थन करते हैं आपका। इनके साथ जब युद्ध हुआ था हिंदुस्तान का, तो यही वामपंथी बंगाल के सड़कों पर बड़े बड़े मार्च निकल कह रहे थे कि चीनी शांति सेना आ रही है, उसका स्वागत करो। ये कहने वाले ये लोग आज मीडिया का माइक हाथ में लेकर चीन की दलाली हिंदुस्तान में कर रहे हैं। बाकी मीडिया वाले इनके विरुद्ध इतने मुखर होकर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको चीनी कंपनियों का विज्ञापन चलाना है। हम उस झंझट में नहीं पड़ते। विज्ञापन नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन चीन के विरुद्ध बोलेंगे। जो चीनी मोबाइल कंपनी का विज्ञापन जो टीवी चैनलों पर चलता है, वो कभी अभिसार शर्मा को एक्सपोज नहीं करेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि 68 करोड़ रुपए कैसा है। वो कभी नहीं कहेंगे कि 10 रुपए का शेयर 11,500 में कैसा बेचा। क्योंकि चीनी कंपनी जब हिंदुस्तान के मीडिया पर विज्ञापन देती है तो ये लिख कर लेती है कि चीन के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। लेकिन हम तो चीन के विरुद्ध पिछले 20 सालों से बोल रहे हैं, और हमने तो हर दिवाली पर चीनी उत्पादकों के बहिष्कार का अभियान चलाया हुआ है। और कई वीडियो आए हैं, जरा दिखाते हैं आपको, देखिए। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में हमारे पास वीडियो पहुंचने में कुछ देरी हुई। आंदोलन शाम का था। कुछ और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रदर्शन चल रहा, आवाज दीजिए। संगठन के नाम देखिए, ये पत्रकारों का प्रदर्शन है, लेकिन संगठन के नाम आपको मिलेंगे। ये सारे वामपंथी है, कई जिहादी है। आवाज दीजिए। करेंगे नहीं चलेगा ये भगवान। बताइए, पत्रकारों के समर्थन में प्रदर्शन किसका होना चाहिए? पत्रकार संगठनों का होना चाहिए। लेकिन ये पत्रकार नहीं, SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वामपंथियों का है। साथ साथ में किनको गिरफ्तार किया, किनको, जिनके घरों पर रेड की गई, उनके फोटो भी दिखाते रहिए। पता चले कि ये फोटो वाले कहीं कहीं एयरपोर्ट पे इधर उधर जब मिल जाए, जेल जाने के पहले या जेल से आने के बाद, तो इनको भी प्रश्न पूछिए कि चीन से पैसा क्यों लिया। शक्ति है,
और हमारे दर्शक हमारे साथ खड़े होकर जब इस बात को कहेंगे तो वैसे भी इन चीनी मीडिया को पता है, और इसलिए सुदर्शन के सिवा कुछ दूसरा कोई मीडिया वहां होता तो शायद उनको फ्रैक्चर करके भेज देते। ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठ जाएं तो ये मुल्क अब डरने वाला नहीं है। यहां पर ये कह रहे कि पीएम केयर फंड अर्थात जो प्रधानमंत्री ने कोविड के लिए फंड बनाया था उसमें चीनी कंपनियों ने पैसा दिया। पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि भारत के अंदर चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनी बनानी पड़ती है, वो कंपनी भारत में हिसाब रखती है और भारत में मुनाफा कमाती है, उसी का एक हिस्सा उन्होंने दिया था। चीन से सीक्रेट फंड नहीं लिया था, चीन से 2 नंबर का पैसा नहीं लिया था, चीन का अमेरिका के थ्रू आने वाला रूटेड पैसा नहीं था। चीनी भारत में काम करने वाली कंपनियों ने, मोबाइल कंपनियों ने, सॉफ्टवेयर कंपनियों ने प्रधानमंत्री के कोष में अर्थात राहत कोष में पैसा दिया था, जो यह बात बोल रही है। और इन्होंने जो पैसा लिया था इसमें अंतर है, क्योंकि वो पैसा इन्होंने अपने निजी कंपनी में लिया था। लेने के लिए रास्ता क्या अपनाया? तो 10 रुपए का शेयर, जो शेयर होता है ना, कंपनी बनाई जाती है तो शेयर होल्डिंग होती है, वो 10 रुपए के शेयर को 11,500, तीसरी पीढ़ी चल रही है अंबानी की, उनका भी 10 रुपए का शेयर 11,500 नहीं हुआ। टाटा कितनी पीढ़ी चल रही है, दशक लौट गया है, नया दशक आया है, शतक आया है, लेकिन उनका भी 10 रुपए का शेयर अचानक से 11,500 नहीं हुआ। ये पैसा वैसा आया है। इसलिए ये महिला जो हाशमी जो कह रही है, इमरान हाशमी याद है ना नाम, ये जो शबाना हाशमी, क्या नाम था इसका, शबनम हाशमी, तो ये शबनम हाशमी जो है, क्योंकि हाशमी नाम उधर ही ज्यादा याद रहता है, तो ये जो शबनम हाशमी है, ये हाशमी कह रहे कि प्रधानमंत्री ने पैसा, अरे प्रधानमंत्री ने पैसा लिया तो कहां लिया? पीएम केयर फंड में, जेब में नहीं लिया, सेविंग अकाउंट में नहीं लिया, अपने कंपनी में नहीं लिया, क्योंकि कंपनी नहीं है। यहां पर पैसा कंपनी में लिया गया, पूरा अकाउंट का हिसाब है किससे कितना लिया, और दिया किसको? किसको दिया? तीस्ता जावेद को दिया। कौन है भाई तीस्ता जावेद? शेयर तुमने बेचे, शेयर का प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा आया तो वो कहा जाएगा सैलरी में जाएगा, कंपनी के एक्सपेंशन में जाएगा, लेकिन वहां नहीं गया। ये जो यलगार परिषद पुणे में हुई, वो जो दलित भाई हमारे और हिंदुओं में आपस में भेद करने वाली जो गैंग थी जेल के अंदर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दी राहत नहीं दी, उनको पैसा क्यों गया भाई? ये उनको पैसा गया। ऐसे ऐसे लोगों को पैसा गया जिन पैसे का हिसाब अभी मेरे पास सारा है, लेकिन मैं सरकार की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता, इनको सावधान नहीं करना चाहता। और फिर बताता हूं, जो अकाउंट में 68,000 करोड़ रुपए, किस अकाउंट में 38 करोड़ आए हैं, ये केवल 1% से कम है। जो 2 नंबर का हवाला का पैसा आया है, जो कई स्टार्टअप कंपनियों में पैसा लगाकर रूट किया गया है और वो कंपनियां बंद करवा दी, वो लॉस में बता दी, वो पैसे का हिसाब अभी आना है। अभी चुनाव दूर है, चुनाव तक ये सब कुछ खुलने वाला है, लेकिन ये राजनीति के लिए चुनाव की बात हम नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं राष्ट्रनीति के लिए। और राष्ट्रनीति ये कहती कि कोई पत्रकार हमारी ही जमात का अगर बिक जाए, वो अपना ईमान बेच दे, वो अपना पत्रकारिता बेच दे, वो अपना राष्ट्र प्रेम बेच दे, और अगर देश बेचने को निकले तो फिर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम इन लोगों के खिलाफ है। हम जानते हैं कि इनके खिलाफ खड़ा रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये दुनिया भर में हमको बदनाम करते हैं, हमारे विरुद्ध सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलवाते हैं, हालांकि इनकी औकात नहीं है कि हम तो हाथ लगा सके, लेकिन इनके षड्यंत्र बहुत बड़े हैं। कल हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र आता है तो आपको याद रखना होगा कि हमने इनके विरुद्ध आवाज उठाई, ये उसी का परिणाम होगा। लेकिन हमें उसका डर नहीं है। सत्य को, धर्म रक्षा करता है सत्य की, हम उसके साथ है। मैं जरा दिव्या के पास चलता हूं। दिव्या, ये सारा जो प्रदर्शन हुआ, जरा नए वीडियो आएंगे तो चलाइए। दिव्या, साथ साथ में बताते जाइए कि वहां आपने कई पहचान के भी चेहरे देखे होंगे, कई चिरकुट भी होंगे, इधर उधर से आए होंगे। क्या किस प्रकार के लोग थे और क्या हुआ था? देखिए, जितने भी लोग वहां आए थे, बहुत सारे लोग तो एसएफआई के थे, एक संगठन है एसएफआई। जो माइक आईडी लेकर थे। अच्छा, जो यूट्यूब वाले थे, मैक्सिमम सर यूट्यूब चैनल थे सारे वहां पर, और जितने भी यूट्यूब, वहां अल जजीरा भी था, हाँ, वहां बीबीसी भी था,
मलेशियन चैनल भी था, अल जजीरा वाले तो 4-4 माइक आईडी लेकर घूम रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जितने भी वहां चैनल आए थे, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखकर लग रहा था कि उनके फेवर के चैनल है, क्योंकि हमारे पर अटैक करना और हमें पूरी तरीके से घेर लेना और हमारे खिलाफ सारी बातें करना, हमसे सवाल पूछना, वो कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाला था। क्योंकि पत्रकारों का काम सिर्फ सवाल पूछना होता है, लेकिन पत्रकारों से ही सवाल पूछना किस तरीके से, अगर आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। और लगातार पत्रकार जो हैं वो कुछ यूट्यूब चैनल के थे और कुछ ऐसे भी चैनल थे जिनको साफ तौर पर कुछ पार्टियां हैं जिनको फंड कर रही हैं, उनके भी चैनल साफ तौर पर नजर आ रहे थे और वो ही हमसे सवाल पूछ रहे थे। कुछ एसएफआई के संगठन के जो स्टूडेंट थे वो लोग भी लगातार नारे लगा रहे थे गो बैक के। जब मैंने उनसे भी सवाल किया कि चीन से पैसा क्यों आया, 10 रुपए का शेयर 11,000 रुपए में क्यों बेचा गया, तो सभी लोग इस सवाल से बचते नजर आए। और वहां पर जिस तरीके से हमने शबनम हाशमी से सवाल किया तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं पीएम मोदी से भी बड़ा बताती नजर आई। वीडियो में भी साफ देखा गया कि जब मैंने उनसे बोला तो कि पीएम मोदी से वो अपनी तुलना करती नजर आई कि पीएम मोदी से भी बड़ी हूं मैं, पीएम मोदी की बात मेरे आगे मत कीजिए। तो इस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिली। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जिनका जमावड़ा था, जिनका तांता था, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा था कि उनसे संबंधित है, उनके साथ आए हैं और इस तरीके की चीजें वहां पर होती दिखाई दी। तो कुल मिलाकर जिनके संगठन मोदी ने बैन किए हुए हैं, जिनका विदेश से आने वाला पैसा रुक गया है, कई लाख करोड़ रुपए जो विदेश से आते थे वो रुक गए हैं। आसान भाषा में, देसी भाषा में कहूं तो जिनका तंबू उखड़ चुका है, जिनका शटर बंद हो चुका है, जिनका धंधा बंद हो चुका है, वो अभी मोदी के विरुद्ध यहां इन चीनी बंदरों के साथ खड़े थे। लेकिन सुदर्शन भारत माता के साथ खड़ा था। आप ये हमारे 3 रिपोर्टर है और भी इनके साथ कैमरामैन भी था और भी लोग थे। हमारी ये टीम है दिल्ली की और आपको ऐसा कहीं पर दिखाई दे, पता चले कि हमारी टीम वहां पहुंचनी चाहिए तो हमको संपर्क करिए। मैं इनके भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं। जो दर्शक आज हमको देख रहे हैं उनका धन्यवाद व्यक्त कर